फ्रेंड्स, आज के दिन दो मैचेस रहे। इन दोनों मैचेस की बात करेंगे। और कल के दिन भी अब दो मैचेस होने हैं, जिसमें की है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो कल के मैचेस की भी मैं आपको अपनी प्रिडिक्शंस दूंगा, इन मैचेस की भी बात करेंगे। तो आज जो पहला मैच था अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इसमें श्रीलंका ने जीत के दिखाया कि जो ये एशिया कप भी जीते थे, तो ये कोई तुक्का नहीं था। श्रीलंका अब इंप्रूव कर रही है और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की। हालांकि मैं इसको बहुत क्लोज मैच तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी श्रीलंका पूरे कंट्रोल में थी मैच में और एक कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की अफगानिस्तान के ऊपर। और दूसरा जो मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ये बड़ा मैच था, सबकी निगाहें इसके ऊपर थी। और मैच ये, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस मैच में इंग्लैंड जीतने वाली है, न्यूजीलैंड की तरफ से आपको वो 100% एफर्ट नहीं दिखेगा और वैसे ही कुछ हुआ। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि न्यूजीलैंड कोई जानबूझ के हार गई कि ऑस्ट्रेलिया को बाहर रखना है, पर इस तरह के मैचेस में जहां पर इंग्लैंड के लिए तो ये नॉकआउट मैच था और न्यूजीलैंड के लिए इतना प्रेशर गेम नहीं था, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का भी था इसमें जो उनके राइवल रहते हैं, तो कई बार होता है कि आप थोड़ा 10% या 15% कम जोर लगाते हैं, वो पूरा 100% नहीं लगाते और वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो वही मुझे लगा भी। जैसे आप देखे जो बटलर की इनिंग्स थी, तो बटलर ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, कैप्टन नॉक थी, पर जब वो सेट ही हुआ था अभी, और अभी जितने रन मारे बटलर ने लगभग 70, तो उस वक्त मेरे ख्याल से 25-30 रन पे ही था जब एक कैच बाउंड्री पे डैरल मिचेल से छूट गई थी। तो वो कैच अगर हो जाती तो मे बी इस मैच का रिजल्ट अलग हो सकता था, क्योंकि जो भी नए बैट्समैन आ रहे थे, हम देख रहे थे कि वो स्ट्रगल उन्होंने किया, इंग्लैंड की तरफ से भी न्यूजीलैंड की तरफ से भी। तो यहां पर एकदम से ही नए प्लेयर के लिए मारना मुश्किल था। और बटलर का भी देखे कि जब वो कैच छूटी तो उसके बाद बटलर ने और तेजी से रन मारने शुरू कर दिए, बिल्कुल अपना स्ट्राइक रेट वो ऊपर ले गया। तो तब तक बटलर स्ट्रगल कर रहा था। सो मे बी अगर वो कैच डैरल मिचेल पकड़ लेता, हाथों में ही थी, तो शायद इंग्लैंड के जो टारगेट था वो मे बी 160 तक रह जाता। तो न्यूजीलैंड 20 रनों से ही हारी, तो क्या पता तब उसको वो चेस कर देती। पर बटलर की बहुत बढ़िया इनिंग्स थी, और साथ में एलेक्स हेल्स की नॉक की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि शुरू में तो बटलर स्ट्रगल कर रहा था, तो पूरा जो कंट्रोल किया हुआ था वो एलेक्स हेल्स ने किया हुआ था। और न्यूजीलैंड को तो के फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल एक्सपोज सा कर दिया। इस मैच में देखे कि जो इनके तीन पेसर्स थे जिनको खतरनाक माना जाता है, बोल्ट, साउदी और फर्ग्यूसन, तीनों का इकोनॉमी रेट 10 के ऊपर रहा। तो ऐसा पहली बार हुआ है इस वर्ल्ड कप में, और शायद दोबारा ना ही होगा कि तीनों जो इनके पेसर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट 10 के ऊपर। तो एलेक्स हेल्स को ऐसे मार रहा था इनके पेस बॉलर्स को न्यूजीलैंड के, जैसे कोई आईपीएल का मैच चल रहा हो। तो अपना टैलेंट भी दिखाया कि अगर न्यूजीलैंड वालों के पास फैब एलियन है, तो इंग्लैंड के पास भी एलेक्स हेल्स है। और शुरू में तो फिर एलेक्स हेल्स मार के गया, और बची हुई फिर कसर बाद में आखिरी 10 ओवरों में बटलर ने पूरी कर दी। और फिर न्यूजीलैंड की जब बैटिंग आई, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग आज एक्सपोज हो गई। ये क्लियर हो गया कि जो इनके ओपनर्स है, अगर उन पे इनकी बैटिंग डिपेंडेंट है, साथ में ग्लेन फिलिप्स पे, तो ये तीनों इनके ऐसे बैट्समैन हैं कि जो चार्ज लेके खेल रही है। बट बाकी बैट्समैन अभी तो कोई फ्लो में नजर नहीं आए हैं। खास तौर से आप देखिए केन विलियमसन की जो इनिंग थी, तो उनकी इनिंग देख के तो साफ लग रहा है कि वो रन तो उन्होंने मारे, पर दूसरे एंड पे कोई चाहिए कि जो रन रेट को कंट्रोल में रखे, तेजी से रन मारे, तो वो सिर्फ साथ दे रही है। तो वो वाली इनिंग थी। और साथ में जो डैरल मिचेल भी अब इंजरी के बाद आया है, तो जो फॉर्म दिखाई है तो उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही। पिछले बार तो बिल्कुल ये इनका मेन बैट्समैन की तरह था। तो फ्लो में आना होगा डैरल मिचेल को भी, क्योंकि इनके भी अब 4 मैचेस हो गए हैं न्यूजीलैंड के, और उसके बाद इनकी थोड़ी बैटिंग वीक हो जाती है अगर इनके पहले 4 बैट्समैन ना चले। तो पहले 4 में भी केन विलियमसन को तो हम एक सपोर्टिंग रोल में ही देखे, वही इनका रोल चल रहा है इस वक्त, तो बाकी 3 पे डिपेंडेंट है। और वो बात आज एक्सपोज हो गई कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप एक अच्छा स्कोर मार दे, तो आप इनकी बैटिंग को प्रेशर में ले सकते हैं। और उधर हम देखें कि उनकी इनिंग में तो बटलर की कैच छोड़ी थी, पर मैच की जो सबसे आसान कैच छोड़ी, बल्कि मैं कहूंगा इस वर्ल्ड कप की शायद वो सबसे आसान कैच होगी, वो छोड़ी मोइन अली ने। जो ग्लेन फिलिप्स की बिल्कुल हाथों में कैच, सर्कल के अंदर ही थे, और इतनी आसान कैच कि हम अपने लोकल भी खेलते तो कोई
वैसी कैच छोड़ दे लोकल भी में भी, तो भी उसके लिए कहा जाएगा ये क्या कर दिया तूने, इतनी आसान कैच छोड़ दी। तो बहुत ही आसान कैच छोड़ दी मोइन अली ने, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे वो। और अगर इंग्लैंड आज हार जाता उस कैच ड्रॉप की वजह से, तो मोइन अली बिल्कुल विलन हो जाते, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई, और इस हाफ सेंचुरी से ग्लेन फिलिप्स इस टूर्नामेंट का अब नंबर 1 टॉप स्कोरर हो गया है। लिस्ट में मोस्ट रन्स में ग्लेन फिलिप्स नंबर 1 पे आ गया है। बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली ग्लेन फिलिप्स ने, पर फिलिप्स की ये इनिंग काफी नहीं थी, क्योंकि दूसरे एंड पे कोई खास सपोर्ट ही नहीं मिला किसी से, और अल्टीमेटली इंग्लैंड ये मैच जीत गया। और अब पॉइंट्स टेबल में सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। इंग्लैंड ने जो ये मैच जीता है, तो मेरे को कहीं पे लगने लगा कि इंग्लैंड ज्यादा डिजर्व करता है ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल्स में पहुंचना, क्योंकि इंग्लैंड ने अब न्यूजीलैंड को हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह हारी थी, और जो हल्की टीमें हैं उनके खिलाफ जीत के अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो थोड़ा सा ये अनफेयर होगा। रन रेट का इनका अब चक्कर पड़ेगा तीनों टीम्स के। अब 4-4 मैच हो गए हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तीनों के, और तीनों के इक्वल पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स। तो तीनों का एक एक मैच ही है, सिर्फ रन रेट का है, जिसमें रन रेट न्यूजीलैंड का तो बेस्ट है 2.23 का, फिर इंग्लैंड का है +0.55, और ऑस्ट्रेलिया का है -0.30। तो न्यूजीलैंड को तो अपना आखिरी मैच आयरलैंड के साथ है, तीनों टीम्स का अब आसान टीमों के साथ है। न्यूजीलैंड का आयरलैंड के साथ, इंग्लैंड का श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के साथ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तीनों अपने अपने मैच अगर जीतते हैं, कोई उलटफेर नहीं होता, तो न्यूजीलैंड का रन रेट तो काफी अच्छा है, तो न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर ही जाएगा। पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है रन रेट का, पर उतना ज्यादा नहीं है जैसे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अफगानिस्तान को 60-70 रनों से हरा दे, और उधर इंग्लैंड श्रीलंका से क्लोज मैच में जीते, तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया आगे क्वालिफाई कर जाएगा, वो इंग्लैंड के रन रेट को कवर अप कर लेगा। तो यही ऑस्ट्रेलिया की इच्छा होगी, या वो ये चाहेगा कि इंग्लैंड के साथ उलटफेर हो जाए। यहां पर भी इंग्लैंड को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि उनका जो श्रीलंका के साथ मैच है वो बाद में है, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पहले है। सो इंग्लैंड के सामने एक टारगेट होगा कि उनको क्या सिर्फ मैच ही जीतना है, या कितने ओवर्स में जीतना है अपना रन रेट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर रखने के लिए। तो यहां पर अब इंग्लैंड आगे रहेगा, और इसलिए इंग्लैंड का चांसेस ज्यादा लग रही है ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। पर ये पॉइंट्स सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। और अब हम कल के मैचेस का देखें, कल 2 मैचेस है। पहला सुबह है जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड्स। इस मैच में हम देखें कि जिम्बाब्वे ने जो पाकिस्तान को हराया, और बांग्लादेश के साथ ये बहुत क्लोज मैच रहा, तो जिम्बाब्वे भी कहीं पे साबित करना चाहेगी कि पाकिस्तान को जो हराया वो कोई तुक्का नहीं था। जिम्बाब्वे भी अब एक इम्प्रूव टीम हो गई है। और नीदरलैंड्स का इस अभी सुपर 12 स्टेज में कोई इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, 3 मैच इन्होंने खेले, तीनों ही हार गए हैं। और जिम्बाब्वे का अभी भी रियलिस्टिक चांस है सेमीफाइनल्स में पहुंचने का। इनका अगर ये नीदरलैंड से मैच जीत जाते हैं, तो फिर आखिरी मैच इनका होगा इंडिया से, और तब इनके और इंडिया दोनों के इक्वल पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर इंडिया भी जैसे बांग्लादेश के साथ मैच है जो आज नेक्स्ट मैच उसको हराती है, तो दोनों के इक्वल पॉइंट्स हो गए, तो वो एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह हो जाएगा। तो उसमें जिम्बाब्वे अगर इंडिया को उलटफेर करके हरा दे, तो जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो जिम्बाब्वे को भी 2 मैचेस अगर जीतती है अपने ये नीदरलैंड्स के साथ और इंडिया के साथ, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, इंडिया रह जाएगी। तो ये भी एक मोटिवेशन होगी जिम्बाब्वे के पास कि इस मैच में अच्छा करने का, कि ताकि उनकी सेमीफाइनल की जो आशा है वो जगी रहे। और इस ग्रुप में नीदरलैंड्स ही सबसे हल्की टीम नजर आ रही है, जिम्बाब्वे से थोड़ी हल्की टीम ही नजर आ रही है। सो मेरी जो प्रिडिक्शन है इस मैच के लिए वो जिम्बाब्वे के फेवर में है। जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स की टीम को हरा देगी, दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट द फर्स्ट मैच। और फिर जो कल का सेकंड मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अब इस मैच में बयानबाजी शुरू हो गई है, जैसे कभी कभी मैच से पहले हो जाती है। शाकिब अल हसन ने स्टेटमेंट दी है कि हम ये वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, पर उलट फेयर करने आए हैं, और हम इंडिया को उलट फेयर करके हरा देंगे। तो कहना आसान है, कहना अलग बात होती है, बट करना मुश्किल होता है। और कह देते हैं कई बार, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाना होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। थोड़ा बहुत तो शुरू में
दिखाया जाता है, एक वर्ड ऑफ वॉर्स रहता है। पर इस मैच में हम देखें तो एक तो इसमें बारिश के बहुत चांसेस है। जहां पर ये मैच होना है तो आज के दिन वहां पर काफी बारिश हुई है, और कल के दिन जो मैच का भी दिन है, मैच के टाइमिंग्स है, उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। सो इस बात के चांसेस थोड़े कम है कि पूरे 20-20 ओवर का होगा, हो सकता है रिड्यूस ओवर का हो, या ये वॉश्ड आउट भी हो सकता है, पूरी तरह मैच अबंडेंट भी हो सकता है। अगर अबंडेंट भी हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड, तो दोनों टीम के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और फिर अगेन जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे होगा वो एक नॉकआउट मैच हो जाएगा। और वैसे ये अगर वॉश आउट हो जाता है तो बांग्लादेश का भी एक चांस बना रहेगा क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का, अगर वो अपना आखिरी मैच जीत जाती है। पर इंडिया फिर भी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से रन रेट में आगे चल रही है, सो पाकिस्तान का तो कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल में। बट इंडिया के लिए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से खतरा है, इनको दोनों से ही जीतना होगा अपना अपना मैच। सो बांग्लादेश के साथ मैच में मेरी प्रिडिक्शन तो इंडिया की तरफ ही है। इंडिया बिल्कुल तैयारी से आएगी, पिछला मैच ये साउथ अफ्रीका से हारे है, और अब कोई ये उलटफेर नहीं होने देगी, इंडिया की टीम तैयारी से आएगी। सो माय प्रिडिक्शन इज कि इंडिया ये मैच जीतने में सफल रहेगी। अब मैच अगर अबंडेंट हो जाए बारिश की वजह से, तो जैसे मैच अबंडेंट हो गया तो आप मेरी प्रिडिक्शन को भी तब अबंडेंट ही मानिए। वही एक रूल रहता है कि मैच अबंडेंट तो प्रिडिक्शन भी अबंडेंट। अदरवाइज इंडिया के फेवर में मेरी प्रिडिक्शन है, इंडिया ये मैच जीतेगी। और कुछ इंटरेस्ट की बात इसमें भी है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। थोड़ा सा उसमें मुझे दो चेंजेस होते नजर आ रही है। एक तो ऋषभ पंत की वापसी होगी, दिनेश कार्तिक बाहर बैठेगी। सो कार्तिक पिछले मैच में इंजर्ड भी हो गए थे, और दूसरा कार्तिक की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं जा रही है। और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है कि वो फेल हो गए 2 मैचेस में, तो मैं इसलिए कह रहा हूं 2-3 मैचेस में, बट वो कंफर्टेबल ही नहीं लग रहे। जो यहाँ की कंडीशंस है, पिचेस है, तो लग ही नहीं रहा कि कार्तिक यहाँ पे रन मार पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आके उन्होंने पहले कोई इतने रन भी नहीं मारे हुए, तो उनका जो रिकॉर्ड्स भी है, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, वो सब कॉन्टिनेंट पिचेस में है। सो ये गैम्बल ही था कि कार्तिक को यहाँ पर खिलाया जाना ऑस्ट्रेलिया में, उनकी अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। पर वो गैम्बल बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है, और हर मैच में कार्तिक एक दो तो चांसेस भी एज ए विकेट कीपर मिस कर देती है, कोई कैच मिस कर देती है, या कभी स्टंपिंग मिस कर देती है। तो ऋषभ पंत की वापसी होनी चाहिए, इसमें मैं श्योर हूं। तो मेरे को लग रहा है एक तो ये चेंज होगा, ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, और फिर एक बार मिल गया पंत को मौका तो ये कार्तिक का भी कैरियर फिर खत्म है। आगे भी इनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है, जो आगे वर्ल्ड कप के बाद जो टूर्स है, और फिर ऋषभ पंत को ही कंटिन्यू किया जाएगा। और दूसरा, केएल राहुल के लिए कहा जा रहा है कि केएल राहुल को की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही है, वो अच्छा प्लेयर नहीं है, तो उनको ड्रॉप कीजिए। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्रॉप आप करेंगे तो लाएंगे किसे, कोई ऑप्शन नहीं है। जो स्क्वाड है, कोई एक्स्ट्रा ओपनर इंडिया नहीं लेके गई है, तो हुडा ही बाहर बचा है। तो बिटवीन हुडा एंड राहुल तो मैं केएल राहुल को ही प्रेफर करूंगा। हुडा कोई प्रूवन प्लेयर नहीं है, और साथ में हुडा ने भी अभी कोई ना तो प्रैक्टिस मैचेस में, और अभी जो मौका भी मिला पिछले मैच में तो वो 0 पे आउट होके चला गया। सो हुडा भी कोई खास दिख नहीं रहा फॉर्म में। तो ऐसे में राहुल पर ही मैं भी भरोसा दिखाना चाहूंगा। टीम मैनेजमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि राहुल पे हम भरोसा दिखाएंगे, और मुझे लग रहा है कि राहुल इस मैच में रन मारेगा। वो हो सकता है एक हाफ सेंचुरी मार दे, और इसमें आपको लगेगा कि बांग्लादेश के खिलाफ है इसलिए मार दिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ ही सही, मारे तो सही। तो केएल राहुल मुझे लग रहा है इस मैच में रन मार सकता है। और एक और चेंज जो मेरे ख्याल से होना चाहिए कि हुडा अब बाहर होगा और अक्षर पटेल वापस टीम में आ जाएगा। सो ये इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स कि अब क्या रहता है इन दोनों मैचेस के बाद। मैं कल रात आपसे बात करूंगा, और फिर परसों एक बिग मैच है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, फिर उसकी भी बात करेंगे। कल बात करता हूं मैं आपसे। ओके फ्रेंड्स।